हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा समास के दो भेद, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में जैसा कि पहले पद में ही लिखा हुआ है कि अव्यय जिसमें प्रधान हो, अर्थात अव्यय होता है पहला पद। तो यहाँ पर मैंने देखिए कुछ आपके लिए लिख रखा है जिसे आप नोट कर सकते हैं और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों को, समास को लेकर मैं आई हूँ आपके सामने। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। हम ऐसे करते हैं कि जैसे पूर्व पद प्रधान है, पहला पद प्रधान है, यानी कि पहला पद होता है अव्यय। जिसका अव्यय शब्द वो होते हैं जो अविकारी शब्द होते हैं, जिनके लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रतिदिन होता है तो प्रत्येक दिन, यानी कि एक एक दिन प्रतिदिन कहलाता है। प्रतिदिन का विच्छेद करना हो तो एक एक दिन करेंगे तब प्रतिदिन का विच्छेद। इसी तरह प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ आपको। इसी प्रकार उत्तर पद प्रधान होता है जिसमें, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। यानी कि उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद, यानी कि जैसे राजा का पुत्र तो उत्तर पद प्रधान है, यानी पुत्र प्रधान है। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। इसी प्रकार जो है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन की पहुंच तक। इस प्रकार के जो उत्तर पद प्रधान होते हैं वो कहलाते हैं तत्पुरुष। तत्पुरुष तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब हम आपको पढ़ाएंगे कर्मधारय और द्विगु। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास और द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष का ही एक भेद है। इसे देख लेते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं जिन्हें, उन्हें कहते हैं द्वंद्व। दोनों पद प्रधान यानी माता और पिता, सुख और दुख। इसमें हम कुछ अभी बताएंगे आपको, जो ऐसे बोर्ड परीक्षा में कंफ्यूज करने वाले कुछ ऐसे पद भी पूछ लिए जाते हैं जो दिखते तो द्वंद्व की तरह हैं, लेकिन उनका भेद तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया दही बड़ा, यानी कि दही और बड़ा ना होकर के, वो द्वंद्व ना होकर दही में डूबा बड़ा, ये होगा तत्पुरुष समास में। इसी प्रकार दोनों पद अप्रधान होते हैं जहां, वहां होते हैं बहुब्रीहि समास। यानी कि दोनों पद प्रधान ना हो जहां, यानी तीसरा पद प्रधान हो। अर्थात जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव। तो इस प्रकार के शब्द जो समास होते हैं वो होते हैं बहुब्रीहि समास। तो अब हम आपको आज बताएंगे, आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो सबसे पहले कर्मधारय के बारे में जान लें कि कर्मधारय समास का अर्थ होता है एक पद विशेषण और एक पद विशेष। कई बार कहते हैं बच्चे इसमें एक पद विशेषण होना जरूरी है, यानी कि जब कोई शब्द किसी चीज की विशेषता बताता है तो एक पद विशेषण होता है। विशेषण वो होते हैं जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और इसमें एक पद विशेष होता है, एक पद विशेष होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। मान लीजिए हम लिखते हैं नील कमल, नील कमल शब्द लिखते हैं तो इसमें दोनों पदों के बारे में हमें जानना चाहिए कि इसमें नीला है कमल, नीला है जो कमल, तो नीला आ गया विशेषण के अंतर्गत और कमल आ गया विशेष के अंतर्गत। यानी कि कभी कभी होता है पहला पद विशेषण होता है और उसका अगला पद विशेष्य होता है। लेकिन अभी हम इसी जगह देख लें कि देहलता, अगर एक शब्द हम लिखेंगे देहलता या फिर लिखे घनश्याम, तो ये इसमें ये नियम लागू नहीं होगा कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष है। इसीलिए कई बार कोई परिभाषा बता देता है कि पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष है। ये गलत है। एक पद विशेषण और एक पद विशेष होना आवश्यक है, चाहे पहला पद विशेषण हो या पहला पद विशेष भी हो सकता है। जैसे आप इसको उदाहरण को देखिए, इसमें दूसरी तरह से दिया गया देहलता, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि लता के समान देह, जिसकी देह हो लता के समान, तो लता के समान देह जिसकी हो। इसमें पहला पद, जैसा कि बता रहे थे कि इसमें पहला पद
विशेष्य है और दूसरा पद विशेषण है, क्योंकि लता यहाँ पर विशेषण है और देह यहाँ पर विशेष्य है। इसी प्रकार घनश्याम बताना है। घनश्याम, घन का मतलब होता है बादल, श्याम का मतलब होता है श्यामल रंग, यानी कि श्यामल घन। अगर ये करेंगे तो इसमें पहला पद विशेष्य दिखा रहा है और दूसरा पद विशेषण दिखा रहा है। तो कभी कभी ये जो बताया मैंने कि एक पद विशेषण है और एक पद विशेष्य है, ये ध्यान रखना जरूरी है। जरूरी नहीं होता कि पहला पद विशेषण ही हो और दूसरा पद विशेष्य हो, इतना बताना है। इसके बाद आपको और बता देती हूँ कर्मधारय समास के जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे महाकवि होता है, यानी महाकवि अर्थात महान कवि, ये इसका विशेषण और विशेष्य है। इसमें महान विशेषण है और कवि विशेष है। इसी प्रकार नीलकंठ, नीलकंठ में हुआ नीलाकंठ। नीलकंठ पक्षी के लिए अगर प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर नीलकंठ नीलाकंठ प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है। इसी प्रकार कमल नयन, यानी कि नयन कैसे है, कमल के समान नयन। तो इसमें भी देखिए ये तत्पुरुष के अंतर्गत क्यों आता है, ये मैंने पहले ही बताया था कि कर्मधारय तत्पुरुष के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि कर्मधारय में पहला एक पद विशेषण और एक पद विशेष्य होता है और ये किससे जुड़ा होता है, हमेशा कारक चिन्ह से जुड़ा होता है। इसीलिए कारक चिन्ह से जुड़े हुए समास तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर कमल नयन हो गया। चंद्रमुख, इसी तरह चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। इसी प्रकार और भी मैं बताऊं जो बोर्ड परीक्षाओं में या प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, जैसे महात्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। महात्मा कई बार पूछा गया है, ये है होगा इसका विग्रह महान आत्मा। इसमें भी पहला पद विशेषण, एक पद विशेषण और एक पद विशेष है। इसी प्रकार अब मैं आपको बताऊंगी द्विगु समास। आपको जो शब्द लगे कि आपको पूछा गया है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको जरूर दूंगी। द्विगु समास में जैसा कि ये अपने ही शब्द से देखिए पता चल रहा है कि द्वि माने होता है दो और गु का अर्थ मान लीजिए गाय, गु का अर्थ होता है यहाँ गाय। दो गायों का समूह, अगर हम खुद द्विगु की ही परिभाषा करें तो इसका मतलब हुआ कि दो गायों का समूह। इसका मतलब ये हुआ कि द्विगु का अर्थ हुआ पहला पद संख्यावाची। द्विगु समास का क्या मतलब हुआ कि जिसमें पहला पद संख्यावाची हो। जैसा पद से ही समझ में आ रहा है, द्वि, द्वि माने होता है दो, यानी संख्या है। तो जिस पद में पहला पद संख्यावाची हो वो द्विगु समास होता है। तो आपको ये ट्रिक याद कराने के लिए है मैंने बताई है कि द्विगु, इसको देखिए दो गाय का समूह या समाहार। इसी प्रकार पंचवटी, पंचवटी में होता है पांच वटों का समूह। पांच वटों का समूह यानी पांच संख्या हो गई, वटों का समूह यानी कि वट माने होते हैं वृक्ष। पांच वटों का समूह जहां पर हो उसे कहते हैं समूह या समाहार। कहीं कहीं पर समाहार शब्द दिखाई देता है, उसे भी सप्ताह यानी सात, सप्ताह पूछा जाता है। सात दिनों का समूह, सात दिनों का समूह या समाहार। कहीं कहीं पर समाहार भी कहते हैं, कहीं कहीं पर समूह कहते हैं। शताब्दी, आपको बताएं शताब्दी कई बार पूछा गया है, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल शताब्दी है। शताब्दी कई बार इसका विग्रह मान लीजिए लिखा हो कि शत यानी कि 100, 100 अब्दों, अब्दों माने होता है
साल, वर्ष। तो कई बार ऐसे लिखा होता है तो हमें नहीं पता होता कि अब्दों का अर्थ क्या है। 100 अब्दों का समाहार, तो ये शताब्दी कहलाता है। इसी प्रकार चौमासा, चौमासा, चौमासा का मतलब होता है 4 महीनों का समूह। एक और बहुत बार पूछा गया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये मैं और बता दूं, सतसई। सतसई का मतलब होता है 700 का समाहार। 700 का समाहार यानी 700 पदों का समाहार। सतसई वैसे बिहारी का ग्रंथ है और ये सतसई क्या है, 700 का 700 पदों का समाहार। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।